जब ये एसडीएम साहिबा भेष बदलकर थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने उनके साथ कुछ ऐसा किया जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। एसडीएम संगीता चौधरी अपने ऑफिस में बैठी हुई फाइलें देख रही थी। तभी उनके पास उनकी कॉलेज की दोस्त रागिनी का कॉल आता है। दरअसल 4 दिन बाद रागिनी की शादी थी। वो बड़ी खुशी के साथ संगीता को अपनी शादी में आने का इनविटेशन दे रही थी। संगीता ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और उसकी शादी में आने का वादा कर दिया। 4 दिन बाद शादी का दिन आ गया। संगीता चौधरी जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उनके मन में ख्याल आया, हर रोज गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ घूमती हूँ, लेकिन आज क्यों न जरा एक आम लड़की की तरह जाया जाए। कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी। भाई की बुलेट बाइक पर बैठकर वो बिल्कुल साधारण लड़की की तरह अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही एसडीएम संगीता चौधरी हाईवे पर पहुंची, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे दरोगा बच्चन राणा खड़ा था, वर्दी में और पूरी अकड़ के साथ। दरोगा बच्चन राणा का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके खिलाफ कई बार रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उसके ससुर एक बड़े जज थे। इसी वजह से उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब वो जिस महिला को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये महिला उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती है। एसडीएम संगीता को करीब आता देख दरोगा बच्चन राणा ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रोब था। अरे वो लड़की, बाइक साइड में लगा। संगीता ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। दरोगा ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? संगीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी एक दोस्त की शादी है, वहीं जा रही हूं। दरोगा बच्चन राणा ने उसे सिर से पांव तक घूरा और फिर बोला, अच्छा तो मोहतरमा दावत खाने जा रही हैं, मगर हेलमेट कहाँ है? हेलमेट क्या तेरे पिताजी पहनाएंगे? और बाइक भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देख मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, मजबूरी है, चालान करना ही पड़ेगा। ये कहते ही उसने चालान बुक निकाल ली। संगीता समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। उसने शांति से कहा, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर दरोगा सख्त लहजे में बोला, और मैडम हमें कानून मत सिखा, पुलिस हमें, तुम नहीं, कायदे कानून हमें अच्छी तरह पता है। संगीता बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी बच्चन राणा ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल दरोगा बच्चन राणा ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुर्रा कर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। संगीता का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की तेज लपटें साफ नजर आ रही थीं। दरोगा बच्चन राणा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी इसकी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। दरोगा ने हामी भरी, हाँ थाने ले चलो, इसे वहीं समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहते ही एक सिपाही और दरोगा ने संगीता का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, चल जीप में बैठ। संगीता ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और सख्त आवाज में बोली, ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन दरोगा बच्चन राणा का पारा और चढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से संगीता के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द से संगीता कराह उठी, लेकिन फिर भी उसने अपनी असली पहचान छुपाए रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग अपनी नीच हरकतों में कितनी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच एक और सिपाही ने गुस्से में उसकी बाइक पर लात मारकर नीचे गिरा दी। वो बोला, बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खात्मा। एसडीएम संगीता चौधरी अब भी चुप थी। उन्होंने अब तक अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं किया था। वो देखना चाहती थी कि प्रशासन किस हद तक गिर चुका है और ये लोग अत्याचार में कितनी दूर जा सकते हैं। दरोगा बच्चन राणा अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने थप्पड़ खाए, बाल खिंचवाए, हाथ पकड़कर घसीटी गई, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी ये चुप्पी दरोगा के अहंकार को और भड़का रही थी। उसने गुस्से से सिपाहियों को घूरते हुए आदेश दिया, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने संगीता के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती घसीटने लगे। तभी संगीता ने पहली बार जोर से कहा, छोड़ो मुझे। दरोगा हंस पड़ा और बोला, हो अब जबान खुली है तेरी, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने पहुंचते ही दरोगा बच्चन राणा ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ, आज एक स्पेशल केस आया है। संगीता अब भी शांत खड़ी थी।
वो गौर से देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है। कुछ देर बाद दरोगा ने अपने जूनियर को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई फर्जी केस बनाकर डाल दे। सिपाही चौंक कर बोला, क्या केस साहब? दरोगा ने कहा, कोई भी, चोरी, लूट, डकैती, जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर डालना है, इसकी अकल ठिकाने लगानी है, इसकी सारी नेतागिरी निकालनी है। संगीता ये सब सुन रही थी, लेकिन अब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप सब सह रही थी, मानो सही समय का इंतजार कर रही हो। दरोगा बच्चन राणा अपने टेबल पर बैठा कलम घुमाते हुए बोला, अपना नाम बता और घर का पता बता। संगीता चुप रही। दरोगा ने फिर से पूछा, बैरी है क्या? सुनाई नहीं देते? नाम बता अपना। संगीता अब भी शांत रही। गुस्से में दरोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, नाम बता वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद संगीता ने धीमे स्वर में कहा, संगीता। दरोगा ठाका मारकर हंसा, बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना भारी पड़ेगा। दरोगा ने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने जबरन संगीता को लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप गंदा और बदबूदार था। भीतर पहले से ही एक महिला बैठी थी। संगीता ने उससे पूछा, तुम्हें किस जुर्म में डाला है? महिला बोली, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। फिर उसने संगीता से पूछा, और तुझे? संगीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वो और गहराई से सोच रही थी। अगर एक एसडीएम को बिना सबूत यूं ही अंदर किया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बाहर दरोगा बच्चन राणा ने सिपाहियों से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। सिपाही हिचकिचाया, लेकिन साहब बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चन राणा खुद लॉकअप में आ पहुंचा। वो गुस्से में हाथ उठाकर संगीता को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां पुलिस अफसर सोहन कुमार खड़ा था। थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। सोहन ने लॉकअप में बंद महिलाओं की हालत देखी तो उसके चेहरे पर शिकन उभर आई। उसने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बच्चन राणा हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो सबक सिखा रहे थे। सोहन ने संगीता की तरफ गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। उसे कुछ अजीब लगा। उसने बच्चन राणा से पूछा, इस महिला का जुर्म क्या है? बच्चन राणा थोड़ा हड़बड़ा गया, सर इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। सोहन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीधे संगीता की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? संगीता आपकी चुप रही। बच्चन राणा झुंझलाकर बोला, देखिए सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही है। सोहन समझ चुका था कि मामला गंभीर है। उसने आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डालो। सोहन के आदेश पर सिपाही संगीता को दूसरे लॉकअप में बंद कर दिया। ये कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरा, गंदा और बदबूदार था। अंदर दीवारों पर मोटी नमी जमी हुई थी। संगीता ने चारों तरफ देखा। अब वो इस प्रशासन का असली चेहरा और सांप देख पा रही थी। हर बीतते पल के साथ उसका यकीन और पुख्ता हो रहा था। कानून अब सिर्फ कागजों पर रह गया है, असलियत में तो इसे रौंदा जा रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन डीएम साहब हरीश माथुर पुलिस थानों का दौरा कर रहे थे। अचानक एक सिपाही घबराते हुए थाने के भीतर आया और बोला, साहब बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। दरोगा बच्चन राणा चौंक कर बोला, गाड़ी? कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। तभी डीएम हरीश माथुर ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधा दरोगा बच्चन राणा की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, दरोगा साहब यहाँ क्या हो रहा है? बच्चन राणा के पसीने छूट गए। वो अटकते हुए बोला, सर साहब कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। डीएम की नजर संगीता पर पड़ी। उन्हें देखते ही वे चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मैडम, आप यहाँ इस हाल में? डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी संगीता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। फाइल में लिखा था 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई। इस महिला पर 420 और ठगी का केस? सबूत क्या है तुम्हारे पास? बच्चन राणा पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। फिर उन्होंने बच्चन राणा की तरफ देखा और गुस्से में बोले, दरोगा साहब, आपको पता भी है ये महिला कौन है? ये इस जिले की नई नियुक्त हुई एसडीएम संगीता चौधरी हैं।
ये सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। बच्चन राणा के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। जिसे वो फर्जी केस में फंसा रहा था, वही इस जिले की एसडीएम निकली। तभी एसडीएम संगीता ने डीएम साहब से कहा, इस दरोगा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे ऊपर फर्जी केस डाल रहा था। और लॉकअप के अंदर जो महिला बंद हैं, वे बता रही थी कि उन पर भी इसने झूठा केस डाला है। डीएम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों दरोगा बच्चन राणा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा केस डालने की, और एक निर्दोष महिला पर भी? बच्चन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस अफसर सोहन कुमार तेज आवाज में बोला, सर, मुझे पहले से ही शक था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब बच्चन राणा पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। संगीता ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पूरे थाने में खामोशी छा गई। दरोगा बच्चन राणा, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। बच्चन के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी। एसडीएम संगीता चौधरी ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम हरीश माथुर ने भी कड़क आदेश दिया, दरोगा बच्चन राणा को तुरंत हिरासत में लो। पूरा थाना सख्ते में आ गया। जो सिपाही अभी तक बच्चन के इशारे पर चलते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। पुलिस ऑफिसर सोहन कुमार ने आवाज लगाई, हवलदार, दरोगा बच्चन राणा को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और बच्चन राणा को पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। एसडीएम संगीता चौधरी की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब जिले में एक नए प्रशासनिक टीम नियुक्त हुई और भ्रष्टाचार पर सख्ती से निगरानी रखी जाने लगी। संगीता चौधरी ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब इंसान सच्चाई का रास्ता चुन लेता है तो बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसी दमदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। सुबह का समय था। पीले रंग की साड़ी पहने बिल्कुल गांव की साधारण औरतों जैसी दिखने वाली एक महिला धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बाजार की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी मैडम पूजा शर्मा है। पूजा शर्मा ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वो अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और सोचा कि आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से फ्रेंच फ्राइज खाए जाए। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां एक करीब 50 साल का दुबला पतला बुजुर्ग अंकल फ्रेंच फ्राइज बेच रहा था। पूजा धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और बोली, अंकल, एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज लगा दीजिए। अंकल मुस्कुराए और जल्दी से गरम गरम फ्रेंच फ्राइज प्लेट में डालकर उनके हाथ में दे दिए। पूजा शर्मा जैसे ही फ्रेंच फ्राइज खाने लगी, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बचपन से ही उन्हें फ्रेंच फ्राइज का बहुत शौक था, लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से उन्हें ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वो चुपचाप स्वाद का मजा ले रही थी कि तभी अचानक वहां एक इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ आया। वो ठेले के पास रुककर गुस्से में बोला, अरे ओ बुड्ढे, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक आवाज सुनकर बुजुर्ग अंकल घबरा गए। उनके हाथ कांपने लगे। हकलाते हुए बोले, साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है। अभी तक तो मैं कुछ कमाया भी नहीं, कोई ग्राहक आया ही नहीं। शाम को आए तो पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर पूजा शर्मा हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत बीच में आकर कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और क्यों? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई अधिकार नहीं है बेवजह किसी गरीब के साथ ऐसा करने का। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है मामला क्या है। ज्यादा बोलोगी तो अभी तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, चुपचाप खड़ी रहो। पूजा ने गुस्से में जवाब दिया, देखिए आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है।
कहीं भी कानून में नहीं लिखा कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इन पर जुल्म कर रहे हैं, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाइए। यह सुनकर इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया और पूजा के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि पूजा थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उन्होंने गुस्से से कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं आप पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए धमकी दी, एफआईआर? तुझे समझ नहीं आया? ज्यादा बोलोगी तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाओगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में फिर से फ्रेंच फ्राई वाले अंकल का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, अरे बुड्ढे, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से पैसे निकाल, वरना अभी तेरा ठेला उठा दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारे फ्रेंच फ्राई सड़क पर बिखर गए। बेचारा अंकल डर के मारे रोने लगा। वो घुटनों के बल बैठकर फ्रेंच फ्राई समेटने लगा। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, साहब मैं सच कह रहा हूं, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं। शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर पूजा शर्मा और सहन नहीं कर पाई। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, अंकल आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप लोग ठेला लगाकर अपने घर का पेट पालते हैं और ये लोग आपकी मेहनत को लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखा कर रहूंगी। इंस्पेक्टर हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा अपना काम कर। ज्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े हवलदार लौटने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने मुड़कर अंकल को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरा ठेला, समझ गया ना? कहकर वो लोग वहां से चले गए। पूजा शर्मा तुरंत अंकल के पास गई और प्यार से बोली, अंकल आप ठीक हैं, टेंशन मत लीजिए, घर जाइए, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखा कर रहूंगी। अंकल ने रोते हुए कहा, बेटा तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी, तू क्या कर लेगी उनका? वो पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ दे ये सब। पूजा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, अब बहुत हो गया, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर ही रहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, बस घर जाइए और आराम कीजिए। ये कहकर पूजा शर्मा वहां से निकली और सीधा घर पहुंची। घर पहुंचकर सड़क पर हुई सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी। उनका खून खौल रहा था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इन्हें छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इस इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और इसे सस्पेंड करवा के रहूंगी। अगली सुबह पूजा शर्मा ने खुद को बिल्कुल साधारण महिला के रूप में तैयार किया और बिना किसी पहचान के थाने पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर गई, उनकी नजर एक हवलदार पर पड़ी, वही हवलदार जो कल सड़क पर इंस्पेक्टर के साथ था। पूजा ने सीधा उससे पूछा, इंस्पेक्टर रामनाथ कहाँ हैं? हवलदार ने जवाब दिया, मैडम वो किसी काम से शहर गए हुए हैं, ऐसे उस आप भी बाहर गए? इतने में पीछे के दरवाजे से एसएओ संजीत शर्मा अंदर आया। नजर सफेद साड़ी पहने उस महिला पर पड़ी और वो सीधे पूजा शर्मा के पास गया। क्या बात है मैडम, यहाँ किस लिए आई हैं? क्या काम है आपका? थाने में मौजूद सिपाही और एसएओ संजीत शर्मा दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी ये साधारण दिखने वाली महिला दरअसल जिले की एसपी पूजा शर्मा है, जो यहाँ अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। पूजा शर्मा ने अपनी मधुर लेकिन सख्त आवाज में कहा, सर मुझे इंस्पेक्टर रामनाथ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसने सड़क पर फ्रेंच फ्राई का ठेला लगाए बैठे एक बुजुर्ग अंकल को थप्पड़ मारा, उनका ठेला गिरा दिया और उनका सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। उसने उस गरीब अंकल के साथ बहुत जुल्म किया। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ ताकि इंस्पेक्टर रामनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आप तुरंत रिपोर्ट लिखिए। ये सुनते ही एसएओ संजीत शर्मा हैरान हो गया। उसने तिरछी नजरों से पूजा को देखा और बोला, आपको पता है आप किसके खिलाफ बात कर रही हैं? वो यहाँ का इंस्पेक्टर है, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और फिर क्या हो गया अगर उसने थप्पड़ मार दिया? छोड़िए ये सब बातें, वैसे भी वो गरीब क्या कर सकते हैं। अब बेकार की टेंशन मत लीजिए और घर जाइए। ये सुनकर पूजा शर्मा का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, देखिए मुझे कानून मत सिखाइए। इस देश में रहने वाला हर नागरिक बराबर है, गरीब हो या अमीर। अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। हर किसी को न्याय पाने का हक है और अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हूँ, समझे आप? ये सुनकर संजीत शर्मा भड़क उठा। उसने गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कि तू हम पर रिपोर्ट दर्ज करेगी? मैं चाहूं तो अभी तुझे अंदर कर दूं। ज्यादा जुबान मत चला और यहाँ से दफा हो जा। तू जानती नहीं हमारी कितनी पावर है। बेहतर है चुपचाप यहाँ से निकल जा। पूजा शर्मा उसकी आंखों में आंख डालकर बोली,
लगता है तुम्हें और तुम्हारे इंस्पेक्टर को औकात दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन याद रखना, जब मैं लौटूंगी तब तुम दोनों इस थाने में टिक नहीं पाओगे। मेरे शब्द याद रखना। इतना कहकर वो गुस्से से थाने से निकल गई। थाने में मौजूद हवलदार और बाकी सिपाही चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, ये औरत आखिर है कौन जो इतनी बेखौफ बातें करके चली गई। पूजा शर्मा घर लौटी। उनका गुस्सा अब और भी बढ़ चुका था। उन्होंने खुद से कहा, ये थाना सफाई मांगता है। अगर ऐसे लोग यहाँ रहेंगे तो गरीबों का हक मारते रहेंगे और शहर बर्बाद होता रहेगा। अब इन्हें बेनकाब करना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत फैसला किया और डायरेक्ट डीएम आशीष यादव के ऑफिस पहुंची। अंदर पहुंचते ही उन्होंने पूरी घटना डीएम को सुनाई। सब कुछ सुनकर डीएम का भी खून खौल उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, पूजा मैडम, जो आपने बताया वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन कार्रवाई के लिए हमें सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? पूजा ने तुरंत अपना फोन निकाला और बोली, जी सर, मेरे पास सबूत है। जब मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी तो मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी। उसमें एसएओ संजीत शर्मा की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। और ये देखिए, ये वीडियो, इसमें इंस्पेक्टर रामनाथ अंकल को थप्पड़ मार रहा है, ठेला गिरा रहा है और उसे धमका रहा है। फिर थाने में एसएओ संजीत शर्मा उस महिला से बदतमीजी करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर रहा है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, पूरे हॉल में शोर मच गया। मीडिया वाले कैमरे की फ्लैशिंग बढ़ा देते हैं। कई नेता गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, ऐसे अफसरों को नौकरी में रहने का कोई हक नहीं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद पूजा शर्मा ने अपनी रिकॉर्डिंग सबको सुनाई। उसमें एसएओ संजीत शर्मा की बेहुदा बातें और रिपोर्ट दर्ज ना करने की साफ आवाज गूंज रही थी। अब माहौल और भी गर्म हो चुका था। सभी लोग गुस्से में थे। तभी डीएम आशीष यादव फिर माइक उठाते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, आज से इंस्पेक्टर रामनाथ और एसएओ संजीत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे लोगों का इस विभाग में कोई स्थान नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शाम का समय था और दिल्ली के करोल बाग बाजार में रोज की तरह ही रौनक अपने चरम पर थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी नारंगी किरणें भीड़ भाड़ वाली गलियों में बिखरी पड़ी थी। हवा में गर्मा गर्म समोसे, टिक्की, जलेबी और ताजी बनी चाय की खुशबू घुली हुई थी, जो राहगीरों को अपनी ओर खींच रही थी। इस चहल पहल के बीच एक छोटा सा ठेला अपनी पुरानी मगर मजबूत पहचान बनाए हुए था। ये ठेला रामू चाचा का था, जिनकी उम्र 60 के पार थी, पर उनके हाथों में आज भी उतनी ही तेजी और कला थी जितनी 30 साल पहले थी। बड़े इत्मीनान से वो आलू टिक्की बना रहे थे। गरम तवे पर घी में सिकती टिक्की की धीमी आवाज उनके लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। उनके चेहरे पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उनके जीवन की सादगी और मेहनत को दर्शाती थी। पिछले 40 सालों से उनका ये ठेला ही उनके परिवार का सहारा था, उनकी रीढ़ की हड्डी था। हर शाम जब बाजार की भीड़ छुट जाती तो वो अपने दिन भर की कमाई गिनते और अपनी इकलौती बेटी सपना के भविष्य के सपने बुनते। उनके सपने बड़े नहीं थे, बस सपना को अच्छी शिक्षा मिले, वो एक सम्मानजनक जीवन जिए और उसे कभी वो गरीबी ना देखनी पड़े जो उन्होंने देखी थी। सपना, उनकी इकलौती बेटी, ने अपने पिता के इन सपनों और बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया था। वो जानती थी कि उसके पिता की पीठ पर लाद कर ले जाए गए हर बोझ, उनके हाथों पर पड़े हर छाले का मोल क्या है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी लगन, बुद्धिमत्ता और अथक परिश्रम से भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। आज वो इसी दिल्ली शहर की एक क्षेत्रीय एएसपी पुलिस अधीक्षक थी, जिसका कार्य क्षेत्र खुद करोल बाग बाजार के आसपास का इलाका भी था। रामू चाचा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता जब वो अपनी बेटी की वर्दी पर चमकते सितारे देखते, उसकी दमदार चाल और उसके आदेश देने के तरीके को महसूस करते। सपना भी अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। वो जानती थी कि उसकी सफलता के पीछे उसके पिता के अनगिनत त्याग और उनके हाथों की मेहनत थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें अपने पिता के साथ ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जिसे देखकर उनका कलेजा फट जाएगा। आज भी बाजार में सब कुछ सामान्य था। रामू चाचा अपने ठेले पर ग्राहकों से घिरे हुए थे। उनकी टिक्कियों की मांग हमेशा बनी रहती थी। तभी अचानक एक काली महिंद्रा बोलेरो जीप, जिसमें सरकारी नंबर प्लेट लगी थी और ऊपर नीली बत्ती चमक रही थी, रामू चाचा के ठेले के पास आकर तेजी से रुकी। उसके पहियों की आवाज से धूल का एक गुब्बार उठा। उसमें से 3 पुलिस वाले उतरे।
उनकी वर्दी पर चमकदार बैज थे और उनकी चाल में एक अजीब सा रौब, एक अहंकार था। एक के कंधे पर हवलदार के 3 फीते थे और 2 अन्य कांस्टेबल थे। बाजार के लोग जो अपनी अपनी दुकानों पर मशगूल थे, उन्हें देखकर थोड़ा सहम गए और कुछ पल के लिए बाजार में फुसफुसाहट फैल गई। अक्सर ऐसे मौके पर पुलिस वसूली या किसी छोटी मोटी गड़बड़ी के लिए आती थी। रामू चाचा ने सोचा कि शायद ये कुछ खाने आए होंगे या किसी ग्राहक को पकड़ने आए होंगे, पर उनकी मंशा कुछ और ही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो किसी गलत इरादे की ओर इशारा कर रही थी। ए बुढ़े, यहां से हटा अपना ठेला, ये कोई तेरी बाप दादा की जागीर नहीं है। एक पुलिस वाले ने, जिसका नाम कांस्टेबल रमेश था, अपनी मोटी शराब की हल्की बू आती हुई आवाज में गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें हल्की लाल थी, मानो उसने अभी अभी किसी नशे का सेवन किया हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। रामू चाचा ने घबरा कर देखा। उनके हाथों में आलू टिक्की बनाते हुए चम्मच रुक गया। साहब जी, मैं तो यहीं रोज लगाता हूँ, इतने सालों से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा घर इसी से चलता है साहब, रात दिन मेहनत करके कमाता हूँ, किसी का एक पैसा नहीं मारता। उनकी आवाज में लाचारी थी जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को पिघला सकती थी, लेकिन उन पुलिस वालों के दिल पत्थर के थे। दिक्कत है, हम कह रहे हैं ना दिक्कत है। ये सरकारी फुटपाथ है, कोई तेरा रसोई घर नहीं। चल हटा इसे, नहीं तो देख क्या करते हैं। दूसरे पुलिस वाले कांस्टेबल सुरेश ने गुस्से में कहा। वो अपने हाथ में एक पतली लाठी घुमा रहा था, जिससे रामू चाचा को अपनी लाठी के वार याद आ गए जो उन्हें कई बार बचपन में जमींदारों से मिले थे। उसकी आवाज में सत्ता का नशा और रौब साफ झलक रहा था। इससे पहले कि रामू चाचा कुछ और सफाई देते या अपने ठेले को हटाने की कोशिश करते, तीसरा पुलिस वाला, जिसका नाम हवलदार विजय था, जो शायद उन तीनों का सरगना था, उनके ठेले की ओर बढ़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे ठेले को एक जोरदार धक्का दिया। ठेले पर सजी गर्मा गर्म आलू टिक्की, समोसे और हरी चटनी की कटोरियां जमीन पर बिखर गई। तेल की कढ़ाई भी पलटते पनकते बची, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रामू चाचा का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उनके दिन भर की मेहनत, उनकी कमाई का जरिया, उनकी छोटी सी पूंजी पल भर में धूल में मिल रही थी। उनकी आंखों में बेबसी और निराशा के आंसू झलक आए, लेकिन इससे पुलिस वालों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वे और आक्रामक हो गए। उनकी आंखों में क्रूरता और सख्ता का नशा साफ दिख रहा था, मानो वे किसी बेजुबान जानवर पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हों। अभी भी जबान चलाता है? तुझे अभी बताते हैं सरकारी जगह पर ठेला लगाने का नतीजा, कांस्टेबल रमेश ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपनी लाठी उठाई और रामू चाचा की पीठ पर पूरी ताकत से बरसा दी। लाठी की आवाज इतनी तेज थी कि बाजार के शोर में भी साफ सुनाई दी, जिसने लोगों को चौंका दिया। दर्द की एक तीखी लहर रामू चाचा के पूरे शरीर में दौड़ गई। उनकी हड्डियों में दर्द की सिहरन फैल गई। वे चीखना भी चाहते थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कांस्टेबल सुरेश ने भी अपनी लाठी उठाई और लगातार उन पर वार करने लगा, जैसे किसी बेजुबान जानवर को पीट रहा हो। हवलदार विजय ने रामू चाचा के कंधे पकड़कर उन्हें जमीन पर धकेल दिया। रामू चाचा धूल, बिखरे हुए भोजन और अपने ही आंसुओं के बीच दर्द से कराह रहे थे। उनके कपड़े फट गए थे और शरीर पर चोट के निशान उभरने लगे थे। बाजार के लोग ये सब देख रहे थे। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे थे, ग्राहकों ने खरीदना बंद कर दिया था। कुछ दूर खड़े होकर मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आकर कुछ कहें या उन पुलिस वालों को रोके। डर और बेबसी ने पूरे बाजार को जकड़ लिया था। सब सहमे हुए खड़े थे, अपनी ही लाचारी पर शर्मिंदा। उन्हें डर था कि अगर वे बीच में पड़े तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। पुलिस उन पर भी हाथ उठा सकती है। रामू चाचा की हालत देखकर सबका दिल पसीज रहा था, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। रामू चाचा दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। अपनी फटी धोती और बिखरे हुए सफेद बालों के साथ उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जो उनके दर्द, बेबसी और अपनी बेटी पर उनके अटूट भरोसे का प्रतीक था। बेटा सपना। उनकी आंखों के सामने सपना का चेहरा घूम गया। उसकी वर्दी, उसके कंधे पर चमकते सितारे और उनके लिए उसका प्यार। उन्हें उम्मीद थी कि सपना कहीं से आ जाएगी। ठीक उसी पल एक सफेद टाटा सफारी गाड़ी,
जिस पर दिल्ली पुलिस का लोगो, सरकारी नंबर प्लेट और ऊपर नीली सायरन वाली बत्ती चमक रही थी, तेजी से बाजार के उस छोर पर पहुंची जहां यह सब हो रहा था। गाड़ी से एक युवा महिला अधिकारी अपनी वर्दी में, अपने कंधे पर 3 चमकदार सितारे लगाए, अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक और दृढ़ निश्चय लिए उतरी। वो एसपी सपना थी। वो उस इलाके से गुजर रही थी और बाजार में हो रही अजीबोगरीब गड़बड़ी को देखकर रुक गई। उनकी आंखों ने दूर से ही उस भीड़ को देखा और फिर उस जगह पर रुक गईं जहां कुछ पुलिसकर्मी एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से पीट रहे थे और एक ठेला बिखरा पड़ा था। सपना के चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी नसें तन गई। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह किसी और का पिता होगा, लेकिन जब उन्होंने बिखरे हुए ठेले और उस बूढ़े आदमी की फटी धूटी देखी तो उनका दिल बैठ गया। वो तेजी से उन पुलिस वालों की ओर बढ़ी जिन्होंने रामू चाचा को घेर रखा था। ये क्या बकवास हो रही है यहां पर? रुक जाओ तुम लोग, कर क्या रहे हो? सपना की आवाज में एक ऐसी गरज थी जिसने बाजार के शोर को भी चीर दिया। उसकी आवाज में एक पुलिस अधिकारी का रोष, कर्तव्य निष्ठा और एक बेटी का गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आवाज सुनकर भीड़ में एक हलचल हुई। लोगों को लगा शायद अब कुछ होगा। पुलिस वाले जो अपने ही रौब नशे में चूर थे, अचानक सपना को देखकर चौंक गए। उन्होंने एसपी को पहचान लिया और उनके चेहरे पर पसीना आ गया। उनकी लाठियां हवा में ही ठहर गईं, जैसे किसी ने अचानक समय रोक दिया हो। उनके चेहरे पर डर, शर्म और अपराध बोध साफ दिख रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपनी ही एसपी से इस तरह सामना करना पड़ेगा। सपना ने रामू चाचा को देखा जो जमीन पर पड़े दर्द से करहा रहे थे। उनके कपड़े फट गए थे, पीठ पर लाठी के गहरे निशान उभर आए थे, हल्की लकीरें भी दिख रही थी। ठेले पर बिखरे समोसे और टिक्की के पास ही उनके पिता पड़े थे, मानो उनकी पूरी जिंदगी ही बिखर गई हो। सपना की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ भयंकर गुस्सा, निराशा और अपने पिता के प्रति गहरा प्रेम भी था। किसकी हिम्मत हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? सपना की आवाज अब और भी तीखी हो चुकी थी, जैसे किसी शिकारी की दहाड़। उनके एक एक शब्द में अथाह शक्ति थी जो उन पुलिस वालों के सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। कांस्टेबल रमेश ने लड़खड़ाती जबान में कहा, मैडम हमें पता नहीं था। ये ठेले वाला, हमें लगा ये अवैध रूप से दुकान लगा रहा था। उसकी आवाज गले में ही घुट गई और वो पसीना पसीना हो गया। क्या पता नहीं था? सपना ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें अपने पद का जरा भी लिहाज नहीं है? तुमने अपनी वर्दी पर लगे इन सितारों का अपमान किया है। एक बेबस बूढ़े आदमी पर हाथ उठाते हो। तुम्हारी वर्दी किस लिए है? लोगों की रक्षा के लिए या उन्हें प्रताड़ित करने के लिए? तुम लोग पुलिस हो या गुंडे? क्या इसी के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है? तुम्हें जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है ये नहीं सिखाया गया क्या? या तुम जानबूझकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो? उसकी आवाज की गूंज बाजार में फैल गई। सपना ने तुरंत अपने साथ आए 2 सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवर को रामू चाचा को तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने वॉकी टॉकी पर अपने सब इंस्पेक्टर विनय को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और उन तीनों पुलिस कर्मियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आसपास खड़ी भीड़ अब तालियां बजाने लगी थी। कुछ लोग सपना के जयकारे भी लगा रहे थे और उनके नाम से सपना मैडम जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। उन्हें एक असली नायक मिल गया था। फिर वो उन तीनों पुलिस वालों की ओर मुड़ी जो अब थर-थर कांप रहे थे। उनकी वर्दी भी पसीने से भीग गई थी और उनके चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। तुम तीनों तत्काल प्रभाव से निलंबित हो। तुम्हारी वर्दी अभी यहीं उतार दी जाएगी और तुम पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं जैसे धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, धारा 34 सामान्य इरादा, धारा 106 से लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा और धारा 34 महिलाओं या कमजोर व्यक्तियों के प्रति अपमान के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तुम्हारी सर्विस बुक में यह काला धब्बा हमेशा के लिए रहेगा। तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को पीटा बल्कि पूरी पुलिस बल को शर्मसार किया है और खाकी वर्दी के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हें कानून का रक्षक नहीं भक्षक कहा जाएगा। पुलिस वाले शर्म और डर से जमीन में गड़ रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बूढ़े आदमी को वे पीट रहे थे वो उनकी खुद की एसपी का पिता था। उनके सारे रौब-दाब हवा हो गए थे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी एक छोटी सी दादागिरी उन्हें कहां ले जा सकती है और उनके करियर को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है।
सपना ने यह सुनिश्चित किया कि उनके पिता को एम्स AIIMS जैसे बड़े अस्पताल में सबसे बेहतर उपचार मिले और उन तीनों पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अगले ही दिन ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया में भी ये घटना प्रमुखता से छाई रही। टीवी चैनलों पर बहस हुई, अखबारों में सुर्खियां बनी और सोशल मीडिया पर सपना की बहादुरी की कहानियां वायरल हो गईं। लोगों ने एसपी सपना की बहादुरी, ईमानदारी, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और अपने पिता के प्रति प्रेम की जमकर सराहना की। ये घटना सिर्फ एक पिता के अपमान और एक बेटी की न्याय की कहानी नहीं थी, बल्कि ये साबित हुआ कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई पुलिस अधिकारी। और वर्दी का मतलब सेवा है, अत्याचार नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।